हेलो डियर, वेलकम टू YMT क्लासेस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एक और मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट क्या है? जो MBT सीरीज टाइप के हैं। MBT मतलब मेमोरी बेस्ड टेस्ट है। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको। ये सोर्स है हमारे पास, टेक्स्ट बुक है ना, यहाँ से करवा रहा हूँ। एज इट इज़ पूरा पेपर करवा रहा हूँ। मैं सिर्फ 2 सेक्शन करवा रहा हूँ यहाँ पे, मैथ्स एंड रीजनिंग में पूरा डिटेल सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, और GS प्लस साइंस है ना, ये आप लोग कर रहे हो। मतलब मैं आपको क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ लेकिन मैं उसके आंसर टिक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग में डिटेल करवा रहा हूँ, बाकी जीके और साइंस आप खुद करोगे। चलो शुरुआत करते हैं भाई। आर्मी अग्निवीर का मॉक टेस्ट ये PYP में जाएंगे। 23 MBT है, जिसमें से हम लोग आज तक 7 कर पाए हैं ना, पूरे के पूरे। आज हम 2024 के देखेंगे। 2024 की तरफ चलेंगे भाई। देखो दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन, अग्निवीर आर्मी GD 22 अप्रैल 2024 शिफ्ट 1 मेमोरी बेस्ड पेपर है। ठीक है भाई, करेंगे इस क्वेश्चन को शुरू। हिंदी में कर रहा हूँ मैं। चलो, ये रहा GK, ये रहा जनरल साइंस, ये रहा मैथ्स, और ऊपर टाइमिंग है। और आपको डिस्क्रिप्शन क्या है कि आप इसको 480p पे देखें, एटलीस्ट 480p पे देखें भाई। ठीक है, आपको क्लियर दिखेगा क्योंकि मैं स्क्रीन को थोड़ा सा डिवाइड किया है। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ और ये क्वेश्चन आ रहा है इस गाइड को। अब देखो शुरू करते हैं। आप अपनी स्पीड को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ले। मैं एक ऐसी स्पीड बना के रख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके क्वेश्चन मैं क्या करवा रहा हूँ। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन रहा। क्या बोल रहा है? एक आयत का क्षेत्रफल 84 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। इसकी चौड़ाई ज्ञात करो। देखो आयत मैं बहुत बार बता चुका हूँ। आयत कैसा होता है? आयत ऐसा होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगी, ये इसकी बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होती है। और ये हमारे पास क्या होती है? चौड़ाई। तो ये भुजा इसके बराबर होता है, ये भी क्या होती है हमारे पास? चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? आयत का क्षेत्रफल तो ये क्या होता है हमारे पास? लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है। बस फॉर्मूला लगा दो, ये वाला है। अब इसमें बोला है कि आयत का क्षेत्रफल, एरिया आपको दिया है कितना? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसकी लंबाई दे दी गई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। क्या निकालनी है आपको? चौड़ाई। तो आराम से फॉर्मूला लगाओ और निकालो। अभी तक सिर्फ समझा रहा था। तो क्या होता है एरिया? एरिया होता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। एरिया हमारे पास कितना दिया है? 84। लंबाई कितनी दी है? 12। क्या निकालनी है? चौड़ाई, ब्रेथ। तो 12 से काट लो, 12 से कटता है 12 6 72, 12 7 84। तो चौड़ाई कितनी है हमारे पास? 7 सेंटीमीटर। एक्चुअली क्वेश्चन इतना सा करना है आपने एग्जामिनेशन में, ये तो मैंने एक्स्ट्रा समझाया आपको। तो बी की वैल्यू यानी चौड़ाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या बोल रहा है? 45, 50 और 90 का क्या निकालना है आपने? महत्तम समावर्तक निकालना। किस किस का? 45, 50 और 90। एक ट्रिक मैंने आपको क्या बताना है कि डिफरेंस देख लो, इसका डिफरेंस देख लो क्या है भाई। देखो ये वाला और ये, इन सब के अंतर देख लो। 50 में से 45 घटा दो, कितना बचेगा? 5। 90 में से 50 घटा दो, कितना बचा? 40। 90 में से 45 घटाओ तो कितना बचा? 45। अब ये जो घटा क्या है ना, इसमें से देखो सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या आपको क्या दिखा रही? 5। बड़ी नहीं, सबसे छोटी संख्या कितनी दिखी आपको? 5। अब इस 5 से एक बार देख लो, क्या सब कटते हैं? 45 कटता है, 50 भी कटता है, 90 भी कटता है। तो ये हमारे पास क्या है? HCF। यही क्या हमारे पास? HCF है। तो 5 ही हमारे पास HCF है। अगर आपको दूसरा मेथड बताऊँ मैं, तो दूसरा मेथड आपका क्या है? 45, 50 और 90। ऐसा नंबर से यहाँ से भाग देना है जिससे सब कटे। 45 भी, 50 भी, 90 भी। 2 से कटता है, 2 से 90 और 50 तो कटता है, लेकिन 45 नहीं कटता है। अब 3 से देखो, 3 से 45 कटता है, 50 नहीं कटता है, 90 नहीं कटता है, तो 3 से भी नहीं जाएगा। हम लोग 4 से तो काट ही नहीं सकते इसको। 5 से काटोगे सीधा, तो 5 9 में 45, 5 10 50 और 5 18 5 90। अब कोई ऐसा नंबर है जो तीनों को काटता हो? ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 9 10 और 18 को काटता हो। ठीक है, तो HCF हमारे पास क्या है?
5। ठीक है, हमारे पास HCF के केस में ऐसा नंबर निकालना जो इसको भी काटता हो, इसको भी काटता हो और इसको भी भाग करता हो, कटता हो। ठीक है, तो ऐसा नंबर हमारे पास सिर्फ क्या है 5। और पहला मेथड आपको क्या बोला है मैंने कि सबका अंतर निकालो, घटा दो बड़ी में से छोटा, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, अंतर निकालो, इन दोनों का डिफरेंस निकालो और फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालो। फिर देखनी इन तीनों संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या है, 5 दिख रही है। अब देखो 5 से 5 से क्या सब नंबर कट रहे हैं, तो अगर सब नंबर कट रहे हैं तो यही HCF है। अगर नहीं कट रहे होगे तो 5 का फैक्टर होता है, मतलब इसका गुणनखंड होता है। जैसे हमारे पास 4 आता है तो 4 का गुणनखंड क्या होता है, एक तो होता है 1 गुणा 4 और एक क्या होता है 2 गुणा 2। तो अगर सपोज दैट 4 HCF नहीं होता तो क्या होता है हमारे पास 2 HCF होता है, गुणनखंड इसको बोलते हैं। समझ आया? तो इसका आंसर क्या था भाई 5, तो इसका आंसर 5 मार्क करो, आगे बढ़ो अगला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, पता है आपको? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 99, इसमें अगर 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 1000। ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, अगर सबसे छोटी संख्या बोले जाए कि बोलो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या मतलब 4 बार 9, अगर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो ये क्या होगी, ये होता है। समझ गए? सबसे बड़ी में उतनी बार 9 लिखना जितनी संख्या बोली। जैसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 5 बार 9 लिखना ऐसे। अगर बोला 5 अंकों की सबसे छोटी तो 1 लिखना, उसके बाद 0। समझ आया? ये होती है सबसे छोटी 5 अंकों की और ये होती है सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की। बस समझ आ गया होगा। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी आई हमारे पास 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते तो एक व्यक्ति को उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है। इसके कंसेप्ट लगेगा M1 इंटू D1 बराबर है M2 इंटू D2। M1 क्या है 5 व्यक्ति, तो M1 कितना हमारे पास 5 व्यक्ति, D1 कितना है 10 दिन में पूरा करते हैं, M2 कितना है, M2 हमारे पास तो एक व्यक्ति 1 और D2 आपने निकालना है। ठीक है, तो पुट कर दो, M1 की वैल्यू कितनी 5, D1 की वैल्यू 10 बराबर क्या M2 की वैल्यू 1 गुणा D2 की वैल्यू कितनी है D2। 1 से 1 ही बार जाता तो कितना है 5 दूनी 5 दाए 50 बराबर है D2। तो कितने दिन लगेंगे उसको 50 दिन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, पढ़ के जाना, पेपर में किसी ना किसी शिफ्ट में आएगा ही आएगा। बल्कि जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है यदि 70 लीटर मिश्रण में 30% पानी है तो इसमें दूध की मात्रा कितनी है। देखो कुल हमेशा पता है कितना होता है 100%। हमेशा कुल क्या होता है, कुछ भी हो मिश्रण भी कितना होगा कुल 100%। अब 100% में कुछ पानी है, अब बोल रहा है कि 30% पानी है। अगर 30% क्या है हमारे पास पानी, तो मेरे को बता सकते हो दूध कितना बचा होगा। कुल 100% मिश्रण होता है, 30% पानी है तो दूध कितना बचा 70%। अब बोल रहा है कितना है 70 लीटर है, ये वाला कितना हमारे पास 70 लीटर है, 70 लीटर है, इसमें पानी है 30%, तो दूध कितना है 70%। तो बोल रहा है तो इसमें दूध की मात्रा कितनी है, 70 लीटर मिश्रण है जिसमें पानी और दूध है, जिसमें 30% पानी है तो 70% क्या है दूध है। तो 70 का सिर्फ क्या निकालना है हमने, 70 का 70%, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट होगी, 7 7 49, तो इसमें दूध कितना है 49 लीटर है। ऑप्शन नंबर 2। ये समझ आया? मिश्रण कुछ भी पूछे ना कि एक टैंकी है भाई, उसमें दूध और पानी का मिश्रण है, अगर बोल रहा कि 40% दूध है तो पानी कितना बचा 60%। बस डन, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, कौन सी संख्या 10 से विभाजित होती है। देखो 10 से विभाजित वही संख्या होती है जिसके लास्ट में 0 होता है, बस ये याद रखना है। तो देखो 75 नहीं हो सकता है, 75 में 5 है लास्ट में नहीं हो सकता है, 99 में 9 है लास्ट में नहीं हो सकता है, 110 देखो 0 लिख रही लास्ट में तो यही ऑप्शन है, 55 नहीं हो सकता, 5 से कटता, लेकिन ये बोल रहा है 10 से विभाजित है, 10 से वही संख्या विभाजित है जिसके लास्ट में क्या है 0, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 27/21 को सरलतम भिन्न के रूप में हल करने पर क्या प्राप्त होगा। देखो 27/21 अगर इसको सरलतम रूप में लिखना है, इसका मतलब ये कि दोनों नंबर किसी ना किसी नंबर से कटते हैं, तो देखो 3 के पाड़े में आते दोनों, देखो 7 × 21 9 × 27 9/7, किसी के पाड़े में दोनों आते नहीं आते, तो आंसर कितना 9/7, ऑप्शन नंबर 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वो संख्या क्या है जिसे 3 गुना करने तथा फिर 1 से बढ़ाने पर वो 10 के बराबर हो जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मान के चलो क्या है x संख्या है। ठीक है,
जिसे 3 गुना करने पर, इसमें 3 गुना मतलब इसको 3 से गुणा करने दो, 3 गुणा x गुणा करने तथा फिर 1 से बढ़ाने पर तथा 1 से बढ़ाने पर वो कितनी हो जाती है, 10 हो जाती है। समझ आया? प्रश्नानुसार ही ठीक बोल रहा है। वो संख्या है x, इसका 3 गुना करना, मैंने 3 गुना किया, इसका किया, प्लस उसमें कितना बढ़ाना है, 1, मैंने प्लस किया। अगर बोल रहा घटाना तो माइनस कर देता, बोल रहा बढ़ाना है तो मैंने बढ़ाया कितना, 1, और 1 किसके बराबर जाती है, 10 के बराबर होती है। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते तो कितना आएगा, इसका मतलब 3x प्लस 1 बराबर है 10। 3x की वैल्यू कितनी, देखो प्लस का है, जब बराबर से परले साइड हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 10 माइनस 1। 3x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 में से 1 गया 9, 3 से काट दो, 3 कम 3, 3 3 9, तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3। आंसर कितना, 3। सिंपल सा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, x प्लस 1 अपन x की वैल्यू 4 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर क्या होगा। इसको याद रख लेना, दो ही फॉर्मूले आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आपके पास x प्लस 1 अपन एक्स बराबर है a दिया हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो कितना आएगा हमेशा, a स्क्वायर माइनस 2, फॉर्मूला नंबर 1। दूसरा होगा, अगर ये हमारे पास क्या दिया हो, x माइनस 1 अपन एक्स, यहाँ पे अगर माइनस दिया हो, इसकी वैल्यू a दी हो, तो पूछेगा हमेशा प्लस ही 1 अपन एक्स स्क्वायर। तो याद रखना, जब यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे लगाना है माइनस, जब यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे लगाना है प्लस। ये दो फॉर्मूले रट लो। ठीक है, ये कहाँ से आए आपके कोई मतलब की चीज़ नहीं है। ठीक है, ये x प्लस 1 अपन एक्स के होल स्क्वायर से आता है, लेकिन आपका कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ इतना सा याद रखो। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस हुआ तो यहाँ पे माइनस लिखो, a स्क्वायर माइनस 2 घटा दो। अगर यहाँ पे माइनस हुआ तो यहाँ पे प्लस लिखो, बस उल्टा है। तो यहाँ पे क्या दिया, x प्लस 1 अपन एक्स की वैल्यू कितनी है, x प्लस 1 अपन एक्स की वैल्यू कितनी है, 4। आपको पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर, नहीं टाइप 1 पूछा है, ये वाला ऊपर वाला। ठीक है, ये वाला पूछा है। तो ये क्या आता है, a की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है कि 4 स्क्वायर। यहाँ पे देखो प्लस है तो यहाँ पे माइनस करोगे 2, बस एक ही याद रखना रिजल्ट, दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। ठीक है, तो यह 4 स्क्वायर कितना था, 16 माइनस 2 कितना, 14 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु को 960 रुपये में बेचकर 20% का लाभ अर्जित किया जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य निकालना आपने, फॉर्मूला भी होता है एक, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। हमेशा याद रखना, सीपी को 100% मान लेना। कितना मान लेना है, 100%। अब बोल रहा है 960 रुपये में बेचकर 20% का लाभ प्राप्त हुआ। लाभ कितना हुआ, लाभ कितना हुआ, 20%। 100% में खरीदी थी, 20% का लाभ हुआ, तो बेच कितने में दिया होगा, 100 प्लस 20, 120% में। हमारे अनुसार कितने बेच दिया, देखो 100% में खरीदी थी, क्रय मूल्य हमेशा 100% था, 20% का लाभ कमाया, तो बेच कितने में दिया होगा, SPI सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कितना, 120%। अब बोल रहा है बेची कितनी में, 960 रुपये में, यानी 120% की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 960 रुपये। क्या 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, ऑब्वियस सी बात, 960 बटे 120 है ना, 1% की वैल्यू आई हमारे चाहिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100%, तो इसको किससे गुणा करेंगे, 100%, ये हमारे पास क्रय मूल्य आ जाएगा। अगर ये पूछते लाभ बताओ तो मैं किससे गुणा कर देता है, यहाँ पे 20 से, लेकिन ये पूछ रहा है CP से, तो काट दो सरा, 0 से 0 कटा, 12 7 84, 12 8 96, तो कितना आया क्रय मूल्य, 8 गुणा 100, 800 रुपये। ये तो था फॉर्मूला के बिना। मैंने क्या माना, CP को 100%, लाभ कमाया 20%, तो बेचा कितने, देखो 10 रुपये की कोई वस्तु होगी, 2 रुपये का लाभ कमाया, तो कितने में बेची, 10 और 2 12 रुपये में। इसका मतलब यही है, CP को मैंने 100% माना, CP हमेशा क्या होता है 100%, लाभ कितना कमाया उसमें 20%, तो 100 और 20 कितना हो, 120%। अब 120% की वैल्यू तो इतना 960 रुपये में बेचा, हमारे अनुसार किस में बेचा, 120% में, तो 120% की वैल्यू 960, तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालें, 960 बटे 120, गुणा क्या निकालना है, उससे कर दो जिससे गुणा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, संख्या 11 11 11 और 11 का औसत क्या है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इनको कुछ नहीं, सभी संख्या को जोड़ कर दो, 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11, 4 बार जोड़ दिया, संख्या कितनी होगी, 4, तो कितना आएगा, 11 और 11 22 और 11 33 और 11 44,
संख्या का जोड़ होगा 44 बटे कितना 4, 4 से काट जाएगा, कितना बचा हमारे पास, सॉरी कितने चौके होता है 44, तो 11 चौके 44 होता है। तो आंसर कितना है इसका 11 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। क्या बोल रहा है, यदि ए और बी के बीच की आयु का अनुपात 1:3 है और बी की आयु 15 वर्ष है तो ए की आयु क्या है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है जब अनुपात वाला पूछा है। ए अनुपात बी है, ए और बी के बीच की आयु का अनुपात कितना 1:3 है, ठीक है। अब मैं क्या दे रहा हूँ इसके साथ एक्स दे दो ऐसे ताकि आपको याद रह जाए, एक्स का मान आपको अच्छा लगता है ना, वरना एक्स मानने की जरूरत ही नहीं है। और बी की आयु 15 वर्ष है, बी की आयु कितनी दिखा रही है हमारे पास 3x, लेकिन ये बोल रहा है बी की आयु कितनी है 15 वर्ष, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 3 एकम 3, 5 3 15, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5। तो किसकी आयु पूछ रहा है ए की आयु कितनी है हमारे पास 1x, x का मान कितना हमारे पास 5, तो कितनी आएगी 5 वर्ष आंसर, ठीक है 5 वर्ष है ए की आयु, अगर बी की आयु 15 वर्ष है। यहाँ से ऐसे मान सकते थे आप, 1:3 था, 3 की वैल्यू 15, ए की वैल्यू 5, खत्म। 5% वार्षिक ब्याज की ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2500 रुपये पर साधारण ब्याज ज्ञात करो। मैं इस क्वेश्चन से आपको ना दोनों बता देता हूँ, साधारण ब्याज भी और चक्रवृद्धि ब्याज भी। देखो मूलधन कितना दिया हमारे पास, मूलधन दिया हमारे पास 2500 रुपये, रेट दिया आपको 3 इयर्स, ठीक है, सॉरी रेट दिया, रेट मतलब होता है दर कितना दिया हमारे पास 5%, और टाइम कितना दिया है, टाइम दिया हमारे पास 3 वर्ष। तो ब्याज निकालना है, पहले निकालना है आपको साधारण ब्याज। तो वो तो सिंपल होता है, क्या होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा कितना 100। मूलधन कितना दिया है 2500, दर कितना है 5, समय कितना है 3 वर्ष, बटे कितना 100, तो काट दोगे 2 0 से 2 0, मैं बहुत सिंपल करवा रहा हूँ ना। तो 25 पंजे 125 गुणा 3, तो कितना है 5 3 15, 12 3 36, 360, 5 3 15 यानी 375 रुपये, है ना। ये था हमारे पास क्या सिंपल इंटरेस्ट 375 रुपये, 125 दिए 375, ये आपको समझ आ गया होगा, ये था साधारण ब्याज। अब मैं इसको ना निकालता हूँ आपको, साधारण ब्याज ये था। अब मैं आपको इससे करवाता हूँ चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, ऐसे लिखना था ये। देखो इसका ना एक गोल्डन रेशो याद रख लो, गोल्डन रेशो। अगर 2 साल के लिए पूछे, 2 वर्ष के लिए तो इसका अनुपात होता है 2:1, ठीक है। 3 वर्ष के लिए, 3 साइकिल के लिए इसका होता है 3:1, याद लिख लो इसको। कोई भी क्वेश्चन होगा चक्रवृद्धि ब्याज का आप निकाल लोगे। 4 वर्ष के लिए तो होता बच्चों 4:6:4:1। इसके पीछे ये गोल्डन रेशो कैसे निकलता है, इसके पीछे लंबी कहानी है, वो मैं बाद में बताऊंगा। लिख लिया गोल्डन रेशो, ठीक है। गोल्डन रेशो लिख लिया तो ठीक है, आपने कॉपी में नोट कर लिया। अब मैं आपको समझाता हूँ ये होता क्या चीज़ एक्चुअली। क्वेश्चन मिल गया, ठीक है, हमारे पास टाइम बढ़ते रहा है, ठीक है। मुझे एग्जाम का प्रेशर नहीं है, आपका एग्जाम का प्रेशर भी होगा, टाइमर चलता रहेगा, ठीक है, मैं अटेम्प्ट कर दूंगा। देखो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर भी ब्याज, बस 2 कंसेप्ट रखने हैं आपने। आप जब भी चक्रवृद्धि का ब्याज का क्वेश्चन पूछे तो पहली चीज होती है गोल्डन रेशो, जो मैंने आपको करवाया 2:1, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए 3:3:1, और 4 साल के लिए था 4:6:4:1। और दूसरी चीज क्या होती है ब्याज पर ब्याज, आपने ब्याज पर ब्याज कैलकुलेट करना लास्ट में। जैसे मैं यहाँ इसका निकाल रहा हूँ, मूलधन कितना है 2500, रेट कितना है 5%, और टाइम कितना है 3 वर्ष, टाइम कितना है 3 वर्ष है, तो 3 साल का ब्याज क्या होता है, गोल्डन रेशो क्या होता है 3:1। अब आपने कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ 5% निकालता रहना है। 2500 का कितना निकालना है आपने 5%, 2 0 से 2 0, 25 पंजे 125, ठीक है। अब 125 का फिर से आपने कितना निकालना 5%,
ब्याज आया ना ये, इस ब्याज का फिर से ब्याज परसेंट निकालना। तो 5 से काटो, 5 एकम 5, 20 पंजे 100, 5 चौके 20, 25 पंजे 120, 25 से काटे तो कितना आएगा, 6 चौके 24, 1 4 दूनी 8, 6.25 है ना। और 6.25 का फिर से कितना निकालना है, 5% है ना। ये पॉइंट में चला गया बहुत, 20 पंजे 100, पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा। 6.25 को किससे डिवाइड करना है, 6.25 को यहाँ से कितना कटा, 20, ठीक है भाई। किससे काटना आपने, 20 से, पॉइंट इधर को चला जाएगा, 5 से काट देंगे, 0.1, कितना बचाएगा, 2 और 5, ठीक है, बस 0.125। ये मैंने कैलकुलेटिव कर दिया आपको क्वेश्चन थोड़ा सा। अब क्या करना है, ब्याज पर ब्याज, एक ब्याज निकाला, दूसरा ब्याज निकाला, तीसरा ब्याज निकाला, ठीक है, ऐसा ही आएगा। देखो यहाँ पे अब इनको गुणा करना, सबको कट गया ये 3, और यहाँ पे कितना था, 25 पंजे 125, ठीक है। अब इनको गुणा करना है, इनको ऐसे, ठीक है। तो 125 दिए कितना होता है, 375, प्लस यहाँ पे 6 18 प्लस, और 25 दिए 75 यानी 0.75, यानी 18.75 प्लस 0.125। तो 375 और 18 कर लो, 75 और 12, ये तो मुश्किल से एक भी नहीं होगा, इसको 18 कर दो, कितना 8 और 5 13 के 3 हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 9, 393 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 125 दे दो तो 8.25 है ना, इस तरह से 393.823 ये आ गया हमारे पास। ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया क्वेश्चन, ऐसा नहीं आएगा आपका पेपर में। कैसे आएगा, सिंपल सा, जैसे मैं आपको एक सिखा देता हूँ। जैसे आपका सपोज दैट प्रिंसिपल है 10,000 रुपये, इससे आपको समझ आएगा। रेट है 10%, टाइम हम चेंज करते रहेंगे, पहले 2 साल का निकालेंगे। 2 साल का लिए रेशो क्या होता है, 2:1। तो कुछ नहीं है, 10,000 का 10% निकालो, 10,000 का कितना निकाला आपने, 10% निकाल दिया, 2 जीरो कैंसिल आउट, कितना आएगा 1,000। ये ब्याज आया ना, इस ब्याज पे फिर से वो 10% निकालो, निकाल दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 10 दाएं 100, आएगा समझ। अब क्या करो, इनको गुणा कर दो आपस में से, कितना आएगा 2,000 प्लस कितना 100, कितना आएगा यहाँ पे 2,000 और 100 कितना आएगा 2,100। 2 साल का निकला। ब्याज पे ब्याज मतलब पहले ब्याज निकालना, फिर ब्याज निकालना, फिर ब्याज निकालना, यही मतलब है। बाकी रेशो याद रखने। देखो ये था 2 साल के लिए, 3 साल के लिए देखते हैं। 3 साल के रेशो कितना था, 3:1। अब देखो 10,000 का कितना निकालना आपने, फिर से 10%, रेट पे ध्यान देना, कितने साल का, अब ये 3 साल के लिए। तो 10,000 का हमने कितना निकालना है, 10%। ये सिर्फ समझ आ जाएगा आपको, सब में लगेगा ये। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 100 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1,000। ये ब्याज आया ना, इस ब्याज पे फिर से 10% निकालना है, ब्याज पे ब्याज 10%। तो कितना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 दाएं 100, ये 100 आया। इस 100 पे फिर से 10%, आई होप समझ आ गया होगा, कितना आएगा 10। बस अब क्या करना है, इनको गुणा करना है, कितना आएगा 3,000, इसको गुणा करके यहाँ पे 300 और यहाँ पे 10। अब इनको ऐड कर देना, बस अब इनको ऐड कर देना, कितना आएगा भाई बोलो, 3,310 है ना, कितना आएगा 3,310 ये आया। अब सपोज दैट 4 साल के लिए पूछ दिया इन्होंने, ऐसे 4 साल के लिए बहुत रेयर होता है कि पूछे, है ना, बहुत रेयर होता है कि 4 साल के लिए पूछे। फिर भी अगर पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको रेशो कितना रखना है, 4:6:4:1, कोई भी क्वेश्चन होगा आपका निकल जाएगा। तो देखो 10,000 पे कितना निकालना आपने, 10%, जितना रेट होगा उतना निकाल देना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, कितना आएगा 1,000। ब्याज पे ब्याज होता ना, 1,000 का फिर से 10% निकालो, इसका जो ब्याज होगा तो 10 दाएं 100, 100 आया। तो 100 का फिर से 10% निकालो, कितना आएगा 10। 10 पे फिर से क्या निकालो 10%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1, बस खत्म। अब इसको क्या करना है, गुणा, 4 दाएं 4,000 प्लस कितना 600, फिर यहाँ पे 40 प्लस 1 कम 1, तो इनको जोड़ दो, 4,640 और 1 कितना है 1 6 4, तो 4,641 रुपये। ठीक है, मैंने दोनों करवा दिए। यहाँ पे SIV और CIV। CI का मतलब होता है
रेट इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लेता है, मूलधन पे तो लेता ही इंटरेस्ट है, लेकिन जो इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लेता है। तो हमारे पास ब्याज इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। आई आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखो, बोर्डमास नियम लागू करने पर परिमाणी क्या होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको गुणा क्या करना, 5/7 सॉल्व करना है, -3/7 प्लस 1/14। तो ठीक है, कुछ नहीं होता है। देखो 7 ये देखो 7 और 14, इनका एलसीएम ले लो, जो कि होता है 14 ही। आया समझ। अब इस 14 को पहले इस 7 से डिवाइड कर दो, मैं स्टेप वाइज कर रहा हूँ। 7 कितना है, 2 आया ना। इस 2 को ऊपर वाले हर से अंश से गुणा करते हैं। ठीक है, 2 को अंश से गुणा करो तो कितना आएगा, 2 गुणा 5। अब साइन कितना है, माइनस। इस 14 को हर से, जो हर है इससे डिवाइड कर दो, ये वाला 14 किससे डिवाइड कर, 7 से। कितना है आंसर, 2। इस 2 को, अब ये जो 2 है ऊपर जो अंश है इससे गुणा कर दो, 2 गुणा 3, तो इसको लिखेंगे मैं 2 गुणा 3 प्लस, फिर से ये वाला अंश हर है, ये 14 ये वाला नीचे, इसको इससे डिवाइड कर दो। कितना है, 14 से 14 कटा 1। ऊपर क्या लिखा हमारे पास, 1, तो इसको लिखो 1 गुणा 1। यही प्रोसेस रहता है, जिसको नहीं आता इसलिए मैंने स्टेप वाइज करवाया, डिटेल में सिखाया। चलो करो इसको, 5 दूनी 10 -3 दूनी 6 प्लस 1 कम 1/, कितना 14। अब जिसके आगे कुछ साइन नहीं होता उसके आगे बाय डिफॉल्ट 10 होता है, मतलब प्लस होता है। तो प्लस देखो, ये दोनों प्लस के, इनको ऐड कर दो। बोर्ड मास, पहले एडिशन आता है फिर सब्ट्रैक्शन आता है, पहले मतलब जोड़ना होता है, पहले फिर घटाना होता है। 10 और 1 कितना, 11 माइनस कितना 6/, कितना 14। अब मेरे को बताओ जरा, 11 में से 6 गया, कितना बचा 5, और नीचे कितना हमारे पास 14। तो ऑप्शन कितना है हमारे पास, 5/14। मैंने बस डिटेल में करवाया इसलिए टाइम लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2500 रुपये का 10% क्या है। 2500 का निकाल सकते हो इजीली, 2500 का 10%, तो 20 से 20 कैंसिल आउट, 25 है 250। ये रहा आपका क्वेश्चन आंसर, 250 हो गया खत्म। रीजनिंग देखो जी, दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे शब्दकोश में होते हैं। जैसे पहले लिखा फेमस, फेमस अल्फाबेटिकल, दूसरा है फेनेटिकल, फेनेटिकल, तीसरा है फार्म हाउस, पड़ोस में शादी है भाई तो गाने की आवाज़ भी आ रही होगी आपको, थोड़ा सा इग्नोर करना। फैंसी, फादर, ठीक है, फैंसी और फादर। अब यहाँ पे देखो जरा, सब एफ से है। एफ के बाद देखो दूसरा नंबर क्या, ए है, सब में ए है। ठीक है, तो पहला अक्षर क्या आएगा। अब देखो FAM, FAN, FAR, FAN, FAT। तो मेरे को बताओ MNR और N और T में सबसे पहले कौन सा था, M। तो पहला अक्षर हमारे पास, पहला अक्षर में आएगा 1, 1 में सिर्फ एक ही है 1। दूसरा देखो M के बाद N आता है, तो M के बाद N आता है, N यहाँ पे भी है, N यहाँ पे भी है, यहाँ पे देखो। अब देखो दूसरे नंबर पे इन दोनों में से आएगा कोई। अब देखो अगला अक्षर देखो, N तो इन दोनों के पास है, अगला A, इसके बाद है C, A पहला आता है तो दूसरे नंबर पे आएगा 2, ये दोनों हो गए। तीसरे नंबर में ऑब्वियस सी बात हमारे पास, क्योंकि इन दोनों के पास N था तो यही आएगा तीसरे नंबर पे, कितना 4। अब देखो इन दोनों में से कौन आएगा पहले, FAR, RST, आर आता पहले कि टी आता, आर आता, तो इसके मतलब 3 है, और इसके बाद लास्ट में 5। तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, 1 2 4 3 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। देखो भाई क्या लिखा है, 7, 21 है, बिल्कुल है। उसके बाद है 35, इसके बाद ब्लैंक, और उसके बाद 63। देखो यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 14 का, यहाँ पे भी कितना है 14 का, ये 14 का डिफरेंस आ रहा है। तो 35 और 14 कितना होता है भाई, 4 और 5 9, 49। यहाँ पे 49 है, 49 और 14, ठीक है 49 आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर क्या होगा, Z है, फिर X है, फिर U है, फिर Q है, अगला क्या आएगा। Z का मतलब होता है 26, X का मतलब होता है 24, U का मतलब होता है 21, Q का मतलब होता है 17। तो 26 में से कितना घटाया, 2 घटा दिया, फिर 3, फिर 4, अब 5 घटा दो, मतलब 12 होगा, 12, और 12 का मतलब होता है L। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी कूट भाषा में यदि ब्लेम को NDXGO लिखा जाता है तो क्रीम को क्या लिखेंगे, पता नहीं भाई, देखेंगे BLAM
ई, ठीक है। इसको लिखा जाता है NDXGO। तो आपको लिखना है भाई CREAM को क्या लिखेंगे, कुछ पता नहीं चल रहा क्या क्या है, ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। बी का मतलब देखो क्या होता है, देखो MNEDE, ऐसे तो नहीं है, नहीं ऐसे तो लग नहीं रहा है, एक्स नहीं ऐसे तो लग नहीं रहा है। देखते हैं भाई क्या है, पहले हम लोग अल्फ़ाबेटिकली लिख देते हैं, ठीक है। ये पूरा ही मिट गया यार, सॉरी, टाइम वेस्ट हो रहा है। BLAME, ब्लेम को लिखा जाता है NDXGO को आपको लिखना है क्रीम, ठीक है। बी का मतलब 2, L का मतलब 12, A का मतलब होता है 1, M 13 और E 5 होता है, ठीक है। N क्या होता है भाई, N होता है 14, D क्या होता है 4, X कितना होता है 24, G क्या होता है 7 15। देखते हैं, 2 में अगर जो 2 जोड़ दूँ 4 हो जाता है, 12 में 2 जोड़ दूँ तो N हो जाता है, ठीक है। 13 में 2 जोड़ दूँ तो 15 हो जाता है, 5 में 2 जोड़ दूँ तो 7 हो जाता है। इतना तो हमारे को पता चल गया। एक में से घटाना है, कितना घटाना है, ए का मतलब या तो देखो जेड होता है 26, तो 26 के बाद होता है 27, ए का मतलब 27 भी हो सकता है, ए का मतलब हम 27 भी ले सकते हैं। तो 27 में से 3 घटा देना आपने, इन सभी में 2 2 जोड़ना है, बाकी इसमें से 3 घटा देना है। तो इसका मतलब यही होता है, ऐसे लिखना है सी 3 18, ई होता है 5, ए होता है 1 और एम होता है कितना 13। इसको ऐसे करना और इसको 3 घटाना है, बाकी में 2 जोड़ना है। 3 में 2 2 जोड़ोगे 5, 5 का मतलब ई होता है, 18 में 2 जोड़ दो तो टी होता है, तो टी ई से शुरू है, ई होता है 5, बीच वाले में से 3 घटाना है, कितना घटाना है 3, 27 में 3 गया 24, 5 में से 3 गया 2, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, बी लिखोगे सेंटर में। अब ए में 2 जोड़ दो, सी 3 होता है, तो 3 का मतलब सी होता है। एम में 2 जोड़ दो, 13 2 15, 15 का मतलब क्या होता है ओ, तो होता है TEBOC, TEBOC, ऑप्शन नंबर कौन सा है ए, ठीक है। तो ऐसे करना था ये क्वेश्चन, क्रॉस वाला ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, शुरुआत से शुरू करते हुए यदि राहुल अंतिम से 5वें स्थान पर बैठा है, अंतिम से कौन से स्थान पर बैठा है, तो 28 व्यक्तियों की पंक्ति में वो कहाँ स्थित है, शुरू से। तो देखना, शुरू से देखना है, ये हमारे पास पंक्ति, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको रैंकिंग का क्वेश्चन करवाया, चाहे वो शुरुआत से पूछे चाहे लास्ट से पूछे, पर पंक्ति में कितने व्यक्ति 28, तो हमारे पास पूछ रहा है पंक्तियों की वो कहाँ स्थित है, मतलब स्टार्टिंग से कहाँ पे है। तो स्टार्टिंग से क्या फॉर्मूला होता है, शुरू से निकालना है, जो निकालना है कुल, ठीक है, माइनस आखिरी से, अंतिम से कौन सा पोजीशन है +1, ये फॉर्मूला होता है। अगर अंतिम से निकालना था तो भी यही लिखता, अंतिम की जगह शुरू लिख देते। तो कुल हमारे पास कितने 28, माइनस अंतिम से कौन सा स्थान है इसका 5वां स्थान है, प्लस यहाँ पे 1, ठीक है। फॉर्मूला हमेशा याद रखना, शुरू से प्लस अंतिम से, यहीं से बना है, ठीक है। इसमें से 1 घटा दे बराबर होता है कुल। अब हमारे पास कुल दिया है और आप निकालना शुरू से, तो ऐसे निकालते हैं, शुरू से बराबर है कुल कितने हैं, ये अंतिम परले साइड हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये -1 परले साइड हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बस ये फॉर्मूला लगाया मैंने, ठीक है। जिसको समझ आ गया उसको समझ आ गया, ठीक है। अब देखो प्लस होता है जिसका क्वेश्चन होता है 28 और 1 कितना 29, माइनस कितना 5, तो 29 - 5 होता है 24, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास 1। अच्छा ये खत्म हो गया भैया ना, मैंने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। चलो अब देख लेते हैं जनरल साइंस, ठीक है। जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, भारत में सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है, देख लेना, रिफाइनरी असम में हो, इसी में से। COP21 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था, कॉप, ठीक है। फरवरी 2024 में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी। गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, कुशीनगर कहाँ स्थित है, बताना आपने। भारत में राष्ट्रीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, सबको पता है, 2011 की, दोनों याद रखना भाई, राष्ट्रीय, देखो ये था भारतीय थल सेना दिवस,
नेवी दिवस भी पता करना है, एयरफोर्स डे भी पता करना आपने, और इनके जो सिंबल्स हैं या उनके जैसे आकाश, नभस्पर्श, एयरफोर्स की थीम क्या है, आर्मी की थीम क्या है, नेवी की थीम क्या है, ये भी पढ़ लेना। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? सबको पता है किसकी है। संविधान में निहित अनुच्छेद 12 से 35 डैश ऐसे संबंधित है, कौन है भाई? 12 से 35 बोलते ना, मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, देखो ऑप्शन दिया, पंचायती राज किससे संबंधित है? सिटीजनशिप, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार। देखो मौलिक कर्तव्य अलग है, मौलिक अधिकार अलग है। तो 21 से 12 से 35 जैसे बोलता है अस्पृश्यता का आर्टिकल नंबर 17 में, आर्टिकल 17 में क्या? अनटचेबिलिटी। तो कौन सा अधिकार है? ये भी बहुत पूछा जाता है। कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ पे है? कोलार, बोलो भाई। गोल्ड सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है भारत में? आपको पता है, कर्नाटक के आसपास है। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है और राष्ट्रपति कौन है इस टाइम? ठीक है, इनमें से अभी वर्तमान में किन्होंने जो उपराष्ट्रपति है उन्होंने इस्तीफा दिया था, उसकी जगह कौन बने नए? द्रोणाचार्य पुरस्कार डैश डैश को दिया जाता है, पता है आपको किसको दिया जाता है? हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? ये करंट अफेयर्स का था उस टाइम में, 2024 में। 1947 में पहली बार तिरंगा कहाँ फहराया गया था? देख लेना भाई, कहाँ फहराया गया था। वर्तमान सहकारिता मंत्री कौन है? कौन है भाई सहकारिता? कोऑपरेटिव मिनिस्टर कौन है? रण उत्सव कहाँ मनाया जाने वाला उत्सव है? विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? लिखित पूछ रहा है, मौखिक किसका है और लिखित किसका है? इंग्लैंड जैसे मौखिक है, तो भारत में कैसा है? कोशिका की खोज किसने की थी? देखो एक होती है डेड सेल, एक होता है डेड सेल की किसने की थी? कॉर्क में की थी, है ना, और उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? एक हमारे पास जीवित सेल की खोज किसने की थी? एंटोन ल्यूनहुक। ठीक है, पढ़ लेना। गुर्दे की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई कौन सी है? देखो न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कंफ्यूज मत हो ना। जो न्यूरॉन होता है ना, न्यूरॉन होता है ये हमारे पास दिमाग में होता है, ब्रेन का होता पार्ट। नेफ्रॉन अंडाशय महिला में होता है, वायुकोश नहीं। नेफ्रॉन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, गुर्दे की सेल होती है। चलो ठीक है, आगे चलो। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ये सबको पता है, कौन सा है? और ऐसी कौन सी विटामिन है जो फैट में घुलनशील है? वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल दोनों याद रख लेना, BC याद रख लेना। पत्तियों का हरा रंग निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? किसकी उपस्थिति के कारण होता है पत्तियों में हरा रंग? सबको पता है, जो भी होता है क्लोरो बैग होता है एक्सेलरेशन। जिसको नहीं आ रहा समझ, देखो एक था कैसे निकालते इसको, मैं आपको बता देता हूँ। एक था डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर में। अगर डिस्टेंस को हम लोग टाइम से डिवाइड कर दें तो ये निकलती है स्पीड, जिसको बोलते हैं गति। आया समझ? गति। अगर गति को हम लोग, और इसका यूनिट क्या होता है? इसका होता है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर बैग की बात करें ना, बैग हमारे पास वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी। और ये क्या होता है? चेंज इन स्पीड। गति में जब चेंज आता है तो हमारे पास बैग बोलते हैं। और वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होती है हमारे पास स्पीड अपॉन टाइम। तो स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर में। अगर SI की बात करें तो इसकी क्या होती है? किलोमीटर। ठीक है, देखो किलोमीटर पर आवर होती है, लेकिन टाइम से फिर डिवाइड होता है आवर, तो ये होता है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है, तो ये होती है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। SI बैग की SI यूनिट इसमें शायद गलत दी है, वेलोसिटी। बैग होती है वेलोसिटी, तो होते हैं मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होती है ऐसे, इसमें दिया ही नहीं है, मीटर पर सेकेंड दिया है लेकिन नहीं। ठीक है, देख लेना। वेलोसिटी होता है रेट चेंज ऑफ टाइम, रेट चेंज ऑफ स्पीड, है ना। इसमें दिया नहीं है भाई स्पीड। मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हो, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर मिनट, किलोमीटर मिनट। बैग की वेलोसिटी की स्पीड ही नहीं। अच्छा वेलोसिटी दिया, अच्छा वेलोसिटी दिया बैग, सॉरी मैं एक्सेलरेशन समझ रहा था, वो तो त्वरण होता है। सॉरी वो तो त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है dv/dt। लेकिन जो वेलोसिटी होती है ds/dt। तो ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, CGS सिस्टम टिक नहीं करूँगा। ठीक है, देखो ये वेग होता है, ये वेलोसिटी, और ये होता है एक्सेलरेशन, क्या होता है? त्वरण। थोड़ा गड़बड़ हो गया था मेरे उससे, है ना, dv/dt। चल ठीक है। गति का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? कौन सा नियम है भाई? फर्स्ट लॉ क्या होता है?
फर्स्ट लॉ बोलते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, इसका मतलब ये होता है कि कोई वस्तु अगर गति में तो गति में ही रहेगी अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, या फिर कोई वस्तु अगर रेस्ट में तो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक इसमें कोई भारी बल ना लगे। ठीक है, जड़त्व का नियम यही होता है। और दूसरी चीज होती है भाई, दूसरा नियम क्या होता है, ये था पहला नियम न्यूटन का। दूसरा नियम क्या था कि आप सपोज दैट हमारे पास ये कोई वस्तु, आपने इसमें फोर्स लगाई और ये कुछ डिस्टेंस तक ट्रैवल किया, तो होता है जितना फोर्स लगाया और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वही होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, वही होता है हमारे पास क्या, गति का दूसरा नियम। या फिर रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, अगर कोई वस्तु किसी पे फोर्स लगाने पर वस्तु की अगर उसी दिशा में जाता है जिस दिशा में फोर्स लगाया जाता है तो उसको बोलते हैं हमारे पास सेकंड नियम। ठीक है, न्यूटन का सेकंड नियम, यानी रेट चेंज ऑफ मोमेंटम होता है सेकंड नियम का। न्यूटन का बोल रहा है बल वही होता है फिजिकल टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, बल का नियम है। और तीसरा नियम क्या होता है, ऑपोजिट एंड इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, उसको बोलते हैं। अगला देखो, वाहन की चाल को मापने वाले मीटर को डैश डैश कहा जाता है। स्पीडोमीटर होता है, ऑडोमीटर होता है, क्रोनोमीटर होता है, बैरोमीटर होता है। बैरोमीटर प्रेशर मापता है, ऑडोमीटर और स्पीडोमीटर ये दोनों देख लेना, स्पीडोमीटर ही होता है। ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम क्या होता है यार, है ना, V = IR। तो यहाँ पे कुछ भी दिया होगा, वोल्टेज इक्वल टू होता है करंट इनटू जो रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज। तो वोल्टेज यहाँ पे दिखा है कहीं पे, विद्युत प्रभाव, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं V/R, यानी वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। कहीं दिखा है प्रतिरोध, इसका मतलब प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो शक्ति से तो पावर से कोई लेना देना नहीं है। विद्युत प्रभाव बराबर है वोल्टेज अपन प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर यही होगा। ठीक है, विद्युत प्रवाह ये होता है करंट, यानी विद्युत प्रवाह इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं वोल्टेज, है ना, इसको बोलते हैं ओम का नियम, V = IR। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया जिसको दूर की चीजें अच्छे से दिखती हो, पास की ना दिखती हो। ठीक है, वो होता है। और हाइपरमेट्रोपिया होता है जिसको दूर की चीजें स्पष्ट नहीं दिखती हो लेकिन नजदीकी दिख जाती हो। ठीक है, तो ये बोल रहा कि किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल और अवतल में से आंसर है, आप बोलो कौन सा है। कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक नाम क्या है, सीधा दिखाया गया है। डाइऑक्साइड कहाँ दिख रहा है, 2, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं होता है। ठीक है, मोनोऑक्साइड ही। चलो ठीक है, मेंडलीव का आवर्त सारणी डैश डैश पर आधारित है, किस में थी भाई, मेंडलीव की, उसने किस में दी थी, आयतन में, परमाणु संख्या में, द्रव्यमान में। अभी जो करंट आवर्त सारणी वो मोजले ने दी थी, है ना, ये भी ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ठोस है, पानी, लोहा, शराब, ऑक्सीजन। पता ही होगा यार, पानी तो लिक्विड में होता है, लोहा हमारे पास ठोस होता है, शराब भी लिक्विड होती है। ऐसा तो नहीं था बर्फ का गोला दे दिया किसने आपको, ऑक्सीजन आपकी गैस होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तत्वों की आवर्त सारणी में संबंधित सबसे हल्की है, बताओ बस जरा। टाइटेनियम नहीं है, सबसे भारी है, मैग्नीशियम, लिथियम, एल्यूमिनियम। मानव मूत्र का pH लगभग कितना होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास सारे के सारे क्वेश्चन भाई। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको मैथ्स और रीजनिंग डिटेल में सिखाया और जीके और साइंस के क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए थे। ठीक है, आई होप आपको पूरा पेपर समझ आया होगा। अभी भी हमारे पास देखो 17-18 मिनट है, तो कहने का मतलब ये टाइम इज़ नेवर अ प्रॉब्लम। ठीक है, कंसेप्ट इज़ अ प्रॉब्लम। अगर आपके कंसेप्ट वीक है तो आपका पेपर छूट सकता है, लेकिन अगर आप कंसेप्ट आपके अच्छे, चाहे आपकी स्पीड कितनी स्लो, आप मेंटेन कर लोगे। देखो मैं समझा के चल रहा हूँ, फिर भी मेरे पास 17 मिनट बचे। मैंने जीके भी आपको अच्छे से दिखा दिया है पूरा का पूरा, बस टिक्की तो नहीं मारे, बाकी तो करवा दिया। चलो सबमिट करते टेस्ट में, देखते ज़रा 40 में से कितने नंबर आते हैं। देखो 40 में से 40 नंबर आए। ठीक है, मैंने सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग किया था ना, तो 40 नंबर का होता है 100% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे देखो गणित में 30 में से 30 आए हैं, तर्क शक्ति में 10 में से 10 आए हैं, ये मैंने आपको छोड़ दिया था। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस